तो कभी भी आप कोई प्रोडक्ट बाई कर रहे हैं, कोशिश करें कि प्री लॉन्च पे आपने बाई करनी है और ऑन के ऊपर आपने बाइंग बिल्कुल भी नहीं करनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद एजाजुद्दीन है और ग्लोब स्टेट्स एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से आज हाजिर हूँ। आज की वीडियो बनाने का मकसद कि बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, वीडियो के ऊपर इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे थे, तो मैंने सोचा किसी एक सीनियर टीम मेंबर के साथ, सीनियर हेड के साथ मैं आज वीडियो करूं, जिसमें एक बहुत इन्फॉर्मेशन भरी एक सेशन भी हो जाएगा। साथ में जो मेरे क्लाइंट्स के क्वेश्चन है वो उसको फीडबैक भी मिल जाएगा और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएंगे। तो मेरे साथ मौजूद हैं आज हमारे बिजनेस यूनिट हेड ग्लोब स्टेट की जानिब से मिस्टर नुमान महमूद शाह साहब। उनसे मिलते हैं और उनसे क्वेश्चन आंसर करते हैं। नुमान साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं, खैरियत से हैं? ठीक जी ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नुमान साहब, बहुत सारे क्लाइंट्स के क्वेश्चन आंसर आ रहे थे मेरे पास कि हम ये जानना चाह रहे हैं, तो मैंने नोट डाउन भी किए हैं। तो इंशाल्लाह आज आपसे मैं वन बाय वन करके पूछूंगा। तो मेरे एक क्लाइंट हैं, उनका सवाल था कि मिस्टर उस्मान साहब है, उनका कमेंट आया हुआ है कि हाउ टू अर्न प्रॉफिट्स इन रियल एस्टेट, कि हम अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको रियल एस्टेट में किस तरह इन्वेस्ट करके रिटर्न ले सकते हैं। बिल्कुल जबरदस्त बात। देखें, ये बड़ा एक अहम क्वेश्चन है और अगर मैं ये कहूँ कि शायद रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले हर शख्स का अल्टीमेटली गोल तो यही होता है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रॉफिट लेना चाह रहा है। तो सबसे पहले और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज इसके अंदर वो ये है कि प्रोजेक्ट या रियल एस्टेट हाउसिंग, चाहे या आप वर्टिकल के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज है कि आपका जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, चाहे वो इंडिविजुअल है या कंपनी है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके मार्केट के अंदर गुडविल बहुत अच्छी होनी चाहिए और उसकी मार्केट की ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कई केसेस में, बल्कि बेशतर केसेस में ऐसा होता है कि क्लाइंट्स तक ही तब होते हैं जब उनका रियल एस्टेट जो एडवाइजर है वो उनको वन वे ट्रांजैक्शन करने के बाद उनके लिए लापता हो जाता है, या फोन नहीं उठा रहा, या अवेलेबल नहीं है, या ऑफिसेस चेंज हो गए। तो वो क्लाइंट उस टाइम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है और ये अक्सर केसेस हमारे पास आते रहते हैं कि जी फलानी जगह से ये चीज ली थी लेकिन अब वो अवेलेबल नहीं है, या इस तरह के दीगर मामला। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो ये है कि आपने प्रोजेक्ट वो सिलेक्ट करना है जो कि आपके बजट के हिसाब से भी हो। ये भी बाज दफा क्लाइंट से हमारे मिस्टेक हो जाती है एजाज सर कि वो ओवर स्पेंड कर जाते हैं या अंडर स्पेंड कर जाते हैं। क्यों? उसकी वजह ये बनती है कि शायद मे बी एक तो खुद उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, लेकिन इसमें क्लाइंट का इतना फॉल्ट नहीं होता जितना कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का या रियल एस्टेट एजेंट का होता है कि वो एट दैट टाइम कस्टमर की एग्जैक्ट नीड्स को लेके नहीं चल सकता या अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, तो उनको गलत इन्वेस्टमेंट को करवा देता है। तो नंबर 2 ये चीज आती है। फिर नंबर 3 पे मैं चीज आपसे जो डिस्कस करना चाहूंगा या इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा वो ये जरूरी है कि आप के किस टाइप के प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसके डेवलपर की क्रेडिबिलिटी क्या है, हिस्ट्री क्या है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे पास इसके अंदर एक पॉइंट आता है कि जब भी आप इन्वेस्ट करने जाएं, प्लान करें, तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या एजेंट के साथ, रियल एस्टेट एजेंट के साथ डेवलपर की क्रेडिबिलिटी और उसकी हिस्ट्री को जरूर डिस्कस करें। इसके बाद जो चीज जरूरी है वो ये है कि आप प्रोजेक्ट की इन इट सेल्फ अपनी वर्थ भी देखें। हमारे बेशतर केसेस ऐसे हमारे सामने आए हैं कि डेवलपर की हिस्ट्री बहुत अच्छी थी, एजेंट ने भी सही गाइड किया, लेकिन जो प्रोजेक्ट इन इट सेल्फ था उसके अंदर वैल्यू इतनी नहीं थी, तो वो चीज इन्वेस्टमेंट डाउन द रोड प्रॉफिट्स के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकी। तो ये 4-5 चीजें अगर आप एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट या बिफोर द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट आप प्रॉपरली प्लान करके इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसी ऑप्शन इसमें होगी कि आप माइनस की तरफ या लॉस की तरफ जा सकें। इंशाल्लाह ताला ये चीजें सिक्योर करेंगी कि आप अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी या अच्छे रिटर्न्स के अंदर जा सकेंगे इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है आपके क्वेश्चन पूरा हो गया सर। बड़ा अच्छा ब्रीफ किया और उम्मीद करता हूँ मिस्टर उस्मान साहब कि आपको भी आपके क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा। तो नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहूँगा, निस्सना है, इन्वेस्टर हैं, ऑलरेडी उन्होंने प्लॉट्स बुक किए हुए हमारे थ्रू भी। उनका एक क्वेश्चन है कि ओपन और क्लोज्ड फाइल के अंदर क्या डिफरेंस है, इसको हम किस तरह ब्रीफ करेंगे मार्केट में? बिल्कुल ठीक है, ये भी एक मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है
कि ओपन फाइल और क्लोज फाइल के अंदर डिफरेंस क्या है और किस इन्वेस्टमेंट के अंदर जाना चाहिए। देखिए, मैं आज आपको थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई कर देता हूँ। ओपन फाइल वो होती है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो आप 1, 2 फाइल्स, 3 फाइल्स उसकी लेके रख लेते हैं और उसको सबमिट नहीं करवाते, वो किसी भी नाम के ऊपर ट्रांसफर नहीं होती। ठीक है, ये तो होती हैं ओपन फाइल्स। और क्लोज फाइल्स हम उनको कहते हैं जो फाइल्स हम बुक कर लेते हैं और सोसाइटी में जाके जो भी उसका क्लाइंट है वो अपने नाम पे उसको ट्रांसफर करवा लेता है, इसको कहते हैं क्लोज फाइल। ठीक है, अब डाउन द रोड जो चीज मेच्योर होनी है और जिसके अंदर रियल टाइम में प्रॉफिटेबिलिटी आनी है वो आपकी होगी क्लोज फाइल, यानी कि ट्रांसफर फाइल। उसकी मैं आपको रीजनिंग भी दे देता हूँ। ओपन फाइल के अंदर क्योंकि वो ओपन होती है, किसी के नाम पे ट्रांसफर नहीं होती और उसकी कोई भी इंस्टॉलमेंट्स डाउन पेमेंट के बाद उसकी इंस्टॉलमेंट सोसाइटी को नहीं जा रही होती, तो डेवलपर इस चीज को ऑब्जर्व भी कर रहा होता है, उनके फाइनेंसिस में ये चीज रिफ्लेक्ट भी हो रही होती है, क्लाइंट के लेजर्स के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो रही होती है। इसलिए वो चीज डाउन द रोड लॉन्च होने के बाद, प्रोजेक्ट के 3-4 माह बाद, उसको डेवलपर ऑटोमेटिकली ये पॉलिसी स्टेटमेंट दे देता है कि इसके अंदर कैंसिलेशन चली जाएंगी, तो जो भी ओपन फाइल्स मार्केट के अंदर होंगी वो कैंसिल हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट मोस्टली डीलर्स ये नहीं बताते या क्लियर नहीं करते क्लाइंट को और ओपन फाइल्स उनको वो दे देते हैं। उसकी वजह से क्लाइंट का अल्टीमेटली नुकसान होता है। जब फाइल उनकी कैंसिल हो जाती है तो तब वो जाके परेशानी में या डेवलपर के ऑफिस के पास जाते हैं या अपने एजेंट के पास जाते हैं। तो 100% मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप प्रॉफिट्स लेना चाह रहे हैं और एक मेच्योर प्रोडक्ट की तरफ जाना चाह रहे हैं, आप अपनी फाइल को अपने नाम पे ट्रांसफर करें और मेक श्योर करें कि उसकी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो ड्यू डेट्स तक आप उसको जमा करवाते रहें, अप टू डेट रखें और उस तरह ये चीज आपके लिए प्रॉफिटेबल होगी। जो ओपन फाइल्स हैं ये प्रॉफिटेबल नहीं होती, इसके अंदर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स होते हैं, जिसको अगर मैं आपको इन फिगर्स में कन्वर्ट करूं कि 15, 20, 25 हजार प्लस या माइनस के अंदर वो बिकती हैं और उसके बाद दैट्स इट। उसका इससे ज्यादा पीस ऑफ पेपर काउंट होता है, इससे ज्यादा उसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मिस सना हमारे साथ ऑलरेडी कैश की पेमेंट पे हम प्लॉट्स बुक किए हुए थे, उन्होंने इनका क्वेश्चन था, तो वीडियो के अंदर उनके लिए यही मैसेज है। क्योंकि नुमान साहब से डिस्कशन के अंदर हमें पता चला कि हम अपनी फाइल को जब तक अपने नाम पे ट्रांसफर नहीं करवाएंगे, उसको पूरा नहीं करेंगे, तो उसमें हमें गेन अच्छे नहीं मिल पाएंगे। बिल्कुल ऐसी नुमान साहब। चलें, बिल्कुल आपको क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट कमेंट्स के ऊपर चलते हैं। नुमान साहब, नंबर 3 पे ये चीज बहुत ज्यादा क्लाइंट्स के आ रहे थे, मेन हाईलाइट में कर देता हूँ अब्दुल जब्बार साहब को। उनका क्वेश्चन है कि ये इंस्टॉलमेंट प्लान के अंदर ये बैलेटिंग और पोजेशन ये क्या चीज है? हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। देखें, इंस्टॉलमेंट प्लान कोई भी चीज बनाता है, इसके 3 या 4 पोर्शंस में हम इसको स्लैब्स बना लेते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इसके ऊपर बन सके। पहली चीज ये होती है कि जब भी कोई आप फाइल बाई करते हैं तो उसको बाई करने के अगेंस्ट जो आप पेमेंट देते हैं वो चीज आपकी डाउन पेमेंट के अंदर रिफ्लेक्ट होती है। वो मोस्टली केसेस के अंदर 10% से लेके 25-30% तक होती है। इससे ज्यादा भी होती है लेकिन इससे कम अभी तक इतनी हमारे नॉलेज में नहीं आई। वो आपकी डाउन पेमेंट होती है। इससे फाइल आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाती है, आपके फाइल के अगेंस्ट आपके नाम का उसका लेजर इशू हो जाता है। वहां से आपने फाइल को कंटिन्यू करना होता है, यानी आप मंथली इंस्टॉलमेंट्स देते जाते हैं। डाउन द रोड क्योंकि ये फाइल होती है, इसके ऊपर प्लॉट नंबर की डिमार्केशन नहीं होती। ठीक है, ये आप एक ब्लॉक की जैसे फाइल ले लेते हैं, उस ब्लॉक में हम सपोज करते हैं कि 400 प्लॉट्स हैं, तो आपने ABC सोसाइटी के XYZ ब्लॉक के अंदर एक फाइल ले ली है। लेकिन बैलेटिंग जब होगी उस वक्त आपको पता लगेगा कि आपकी फाइल नंबर को 1 से लेके 400 की सीरीज के अंदर कौन सा प्लॉट नंबर मार्क हुआ है। जो आपको प्लॉट नंबर मार्क होगा वही आपको पोजेशन मिलेगा, वही प्लॉट आपकी कस्टडी बनेगा, वही आपका एसेट बनेगा। इधर से बैलेटिंग के बाद फिर इंस्टॉलमेंट्स का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है और क्लाइंट इंस्टॉलमेंट्स अपनी कंटिन्यू रखता है और डाउन द रोड जाके डेवलपर उसको डेवलप कर देता है प्लॉट्स को। बिल्कुल ठीक हो गया। डेवलप इन दिस सेंस मीन्स कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट कर देता है, रोड, सीवरेज, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी, गैस और जो भी बेसिक नीड्स हैं, उसका ब्लॉक का पार्क, उसकी मेन बुलेवार्ड्स और ये सारी चीजें जब कंप्लीट कर देता है तो वो पोजेशन काउंट होता है। जब पोजेशन होता है काउंट तो आपकी प्लॉट या आपकी इन्वेस्टमेंट की मेच्योरिटी उस वक्त मैक्सिमम होती है। तो मैं रिकमेंड भी करूंगा जो क्लाइंट्स इन्वेस्टमेंट फाइल्स के अंदर करना चाह रहे हैं उनको ये मशवरा है और गाइडलाइन भी है, ये एक प्रोफेशनल एडवाइस है जो कि नॉर्मली क्लाइंट अंडरस्टैंड नहीं करते कि आपकी फाइल एक्चुअली 2 स्टेजेस पे आके उसके अंदर रियल टाइम गेन एड ऑन होता है।
एक नंबर 1 बैलेटिंग में, ठीक है। क्योंकि वो फाइल से उस वक्त फिर प्लॉट में कन्वर्ट होती है, आपके पास मैप होता है और मैप के हिसाब से आपकी फाइल के ऊपर प्लॉट नंबर होता है, नंबर 1, ठीक है। ये एक यहाँ पे इनिशियल प्रॉफिट होता है, और एक्चुअल बड़ा जो चंक होता है प्रॉफिट का वो आता है आपके पोजेशन के ऊपर। जब पोजेशन आपको मिलता है तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है आप कह सकते हैं 80% या 85% मैच्योर हो जाती है। अगर आप उसका मैक्सिमम प्रॉफिट लेना चाहते हैं और तो रिकमेंडेड ये होता है कि पोजेशन के 6 महीने के बाद आप उसको सेल करें, तो वो आपकी मैक्सिमम आपकी जिसको हम पीक प्राइस भी कहते हैं, तो वो आप उसके ऊपर एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, यानी कि एक क्लाइंट्स को मेच्योरिटी उसकी बैलेटिंग के बाद फौरन से स्टार्ट हो जाती है जी। अच्छा नुमान साहब मुझे बताएं कि बैलेटिंग में कोई अच्छा प्लॉट लेने के लिए क्या तरीकेकार है, कोई कैटेगरीज वगैरह भी होती हैं इसमें, क्या तरीकेकार? हाँ, ये देखें बड़ा अच्छा आपने ये मेरे पास भी काफी क्वेश्चन आता है, और खास तौर पे ओवरसीज क्लाइंट्स जो हमारे साथ इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि बाज़ दफा फिजिकली मीटिंग तो उनके साथ पॉसिबल नहीं होती, वो ओवर द फोन या मीडियम से कनेक्ट कर रहे होते हैं। देखें, किसी भी डेवलपर के पास एट द टाइम ऑफ बुकिंग आपके पास ऑप्शन होती है कि आप उसके अंदर 3 ऑप्शंस ले सकते हैं। अगर हम रेजिडेंशियल की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो फेसिंग पार्क, कॉर्नर और मेन बुलेवार्ड, ठीक है। ये एट द टाइम ऑफ बुकिंग ही आप उसके ऊपर आपके बुकिंग फॉर्म के ऊपर ऑप्शन मौजूद होती है और आप उसको टिक मार्क कर सकते हैं। सोसाइटी आपको उस कैटेगरी के अंदर बैलेट कर देती है, ठीक है। जब आप बैलेट हो जाते हैं तो पाकिस्तान के अंदर 90% ऑफ द केसेस में ये फिक्स चार्जेस हैं, 10% पर फैक्टर चार्जेस होते हैं, ठीक है। कि जैसे अगर हमने एक प्लॉट बुक किया 1 मिलियन का, ठीक है, और वो हमने फेसिंग पार्क कैटेगरी रखी थी और फेसिंग पार्क में वो आ जाती है उसकी एलोकेशन, उसके बाद 10% जो चार्जेस बनेंगे वो 1 लाख रुपए बनेंगे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसमें फायदा क्या होता है कि जो फेसिंग पार्क या जो फैक्टर्स वाली प्रॉपर्टीज हैं ये लिक्विडेट भी बेहतर रेट पे होती हैं और जल्दी भी हो जाती हैं, यानी प्रॉफिट भी कंपैरेटिवली जनरल कैटेगरी से ज्यादा होता है और बेचना भी आसान होता है, जल्दी बिक जाती हैं। जबरदस्त नुमान साहब, ये तो बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि क्लाइंट को नॉर्मल कैटेगरी की बजाय अगर वो फेसिंग पार्क या कॉर्नर की ले लेता है तो फिर अगर निकल आती है तो उसको जरा अच्छी इन्वेस्टमेंट में छोड़ रहती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब तो जब्बार साहब को उम्मीद है कि इस कमेंट का, और मेरे 5-6 क्लाइंट्स और थे जिनका कमेंट्स मैं समझता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। नुमान साहब नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। मिस अनम हयात का क्वेश्चन है कि सबसे बेस्ट तरीकेकार क्या है कि हम फाइल्स में किस तरह इन्वेस्ट करें? ठीक है, हाँ, ये भी एक, क्योंकि काफी ज्यादा इसमें क्लाइंट्स में कंफ्यूजन पाई जाती है इस सवाल को लेके। होता क्या है कि अगर आप अनप्रोफेशनल या नॉन प्रोफेशनल, सॉरी मैं वर्ड यूज करना चाहूंगा, रियल एस्टेट एजेंट या कंपनी के पास चले जाते हैं तो उसने सिर्फ और सिर्फ अपना जो कोटा उसके पास है या जितना वो बिजनेस टारगेट अचीव करना चाह रहा है, उसने क्लाइंट ने जितनी चीज मांगते जाने हैं उसने उसको देती जानी है, ठीक है। यानी ये ऐसे ही है कि आपको भूख लगी है 1 रोटी की, लेकिन कोई आपको जबरदस्ती 3 रोटियां खिला दे तो आपका पेट खराब हो जाएगा। तो नॉर्मल केसेस के अंदर जब भी क्लाइंट जाता है एजेंट के पास, एजेंट उसको 3, 4, 5, 10 फाइल, हमारे पास ऐसे केसेस आए हैं कि लोगों ने 20, 25 फाइल ले ली, ठीक है। अब होता क्या है कि जब उनकी कंपनी की पॉलिसी आ जाती है कि अब इनको अपने नाम पे ट्रांसफर भी किया जाए और इनकी इंस्टॉलमेंट स्टार्ट किया जाए, एट दैट टाइम वो उसको कंटिन्यू ही नहीं कर पाते, स्टक हो जाते हैं वहाँ पे। बिल्कुल स्टक हो जाते हैं, आपने बिल्कुल सही वर्ड यूज किया, या मैं इसको यूं भी कहूँ कि चौक हो जाते हैं। फिर उनको समझ नहीं आ रही होती अब इनके साथ क्या हो। उस सूरत में आपको या तो वो फाइल्स वापस मार्केट में बेचनी पड़ती हैं और वे आउट ढूंढना पड़ता है, या आपको लॉस बेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें बेस्ट तरीका ये होता है कि आप उतनी इन्वेस्टमेंट प्लान करें जितनी कि आपको कंफर्ट जोन के अंदर आप हों, ठीक है। ज्यादा फाइल्स उठाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसको प्लान करके मैनेज करना चाहिए कि जैसे 2 फाइल्स लेनी, आपको पता है कि 2 मंथली इंस्टॉलमेंट्स की अमाउंट ये बन रही है, डाउन पेमेंट ये बन रही है, इसमें बैलेटिंग की अमाउंट्स ये आनी है, पोजेशन की अमाउंट्स ये आनी है, तो आपको लगता है कि आप वो मैनेज कर सकते हैं तो आप उतनी फाइल्स को टेकअप करें और उनको अपने नाम पे ट्रांसफर करवाएं। डे 1 से फाइल को क्लोज करें अपने नाम के ऊपर, ठीक है। ये आपकी सेफ साइड भी डेवलप होती है और ये आपको मैच्योरिटी भी लेके देती है चीज। मैं आपकी सारी डिस्कशन से ये समझाऊं कि हमें वो एक आम नॉर्मल सा वर्ड है कि जितनी चादर है उतनी पाँव फैलाने चाहिए, एक्सट्रीम जाएंगे तो एंड पे जाके स्टक हो जाएंगे। बिल्कुल तो बड़ी नाइस अच्छी ब्रीफिंग हुई है नुमान साहब इस मामले में भी। अच्छा, एक और मेरे आप कह लें कि भाई हैं, उनका कमेंट आया है, फ्रेंड है मेरे, अरसलान साहब नाम है जिनका, और उनका कमेंट है कि हाउ टू मेक श्योर प्रोजेक्ट इज के
इनके प्रोजेक्ट की हम क्रेडिबिलिटी किस तरह चेक कर सकते हैं या प्रोजेक्ट किस कैटेगरी का चेक कर सकते हैं, इसका तरीका आपसे? ये अब बड़ी अच्छी चीज़ इसमें गवर्नमेंट को बड़ा क्रेडिट जाता है, और ख़ास तौर पे जैसे ई कॉमर्स और ऑनलाइन जो प्रेजेंस है चीज़ों की वो इम्प्रूव होती जा रही है। सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप कहीं भी बैठे हैं, आप एजेंट को ट्रस्ट भी करते हैं, उसके साथ आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस अच्छा भी है, आप उनके पास लाहौर के अंदर सिंपल रूल है LDA.gov.pk, आप उसको ओपन करें। जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं उसका आप सर्च कर लें। अप्रूव्ड होगा तो आपके पास अप्रूवल आ जाएगी, अनअप्रूव्ड होगा तो नहीं आएगी। साथ ही LDA की वेबसाइट को एक्सप्लोर जरूर करें, उसके ऊपर एक और लिस्ट चल रही है, उसके अंदर LDA ने वो तमाम सोसाइटीज़ की लिस्ट जारी की हुई है जो कि बैंड हैं या इलीगल हैं, और LDA ने एडवाइस किया हुआ है कि हमारे क्लाइंट्स इन सोसाइटीज़ के अंदर इन्वेस्ट ना करें, और अगर करते हैं तो जो भी मामला उनके साथ होंगे तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन क्लाइंट्स की अपनी होगी, गवर्नमेंट की अप्रूवल उन प्रोजेक्ट्स के पास नहीं है। तो फिर मैं रिपीट कर देता हूँ आपके क्लाइंट्स के लिए, LDA.gov.pk पे आप जाएं, वहाँ पे इजीली विद इन अ फ्यू सेकंड आप किसी भी प्रोजेक्ट को जिसको आप प्लान कर रहे हैं आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं वहाँ से। बिल्कुल नुमान साहब, अरसलान साहब, मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा ब्रीफ हो गया इस मामले में। अच्छा, इसी के साथ एक और मिलते जुलते क्वेश्चन भी हैं। जी। अप्रूव्ड और नॉन अप्रूव्ड का जो चेकअप का तरीका होता है आपने बता दिया। जी। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि LDA अप्रूव्ड सोसाइटीज जो हैं उसका क्या फायदा है, क्या एमिनिटीज होती हैं LDA अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर? देखिए, फायदा ही सिर्फ और सिर्फ LDA अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर है। अनअप्रूव्ड तो आप किसी से भी किसी जमीन की एक डील कर रहे हैं जो कि स्टॉम्प पेपर के ऊपर होगी, ठीक है, तो वो डाउन द रोड वो चीज एक तो किसी और की मलकियत निकल सकती है, ठीक है, चले वो भी नहीं निकलती, आपने एक जमीन लेके रख ली और वो चीज है वो कभी भी डेवलप नहीं होगी, किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर वो नहीं आएगी। ना आने के बहुत ज्यादा नुकसान हैं और आ जाने के बहुत ज्यादा फायदे हैं। कि क्यों क्लाइंट LDA अप्रूव्ड सोसाइटी सर्च करता है, मेरे ये समझो आपके बेसिकली जो क्लाइंट है वो ये पूछना चाह रहे हैं कि LDA अप्रूव्ड में क्यों जाएं। देखें, LDA अप्रूव्ड के अंदर आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। LDA वॉचडॉग है रियल स्टेट के अंदर, लाहौर की हम क्योंकि लाहौर में प्रेजेंस है इस वक्त हम लाहौर की बात कर रहे हैं। इसी तरह लेकिन इदारे तो FDA भी है, RDA भी है, CDA है, ठीक है, KDA, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज एलोकेशन है, गवर्नमेंट के वॉचडॉग्स वहाँ पे बैठे हुए। वो क्या करते हैं कि उन्होंने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पे और अम्यूनिटीज देने के लिए उन्होंने एक गाइडलाइन सेट कर दी, एक पैरामीटर्स बना दिए। वो पैरामीटर्स, फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ चीज़ें ब्रीफ कर देता हूँ जो कि क्लाइंट के लिए इंतहाई ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। नंबर 1 के सोसाइटी को अप्रूवल मिलती है, यानी जिस लैंड के ऊपर वो काम कर रही होती है वो गवर्नमेंट के पेपर्स में होती है, और उसको वर्किंग के लिए अप्रूवल मिलती है कि वो ग्रीन या ब्राउन लैंड को ग्रे लैंड के अंदर कन्वर्ट कर सकती है और सेल कर सकती है, ठीक है। इससे क्लाइंट को क्या फायदा होता है, हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए अब LDA के जो बाई लॉज हैं उसके अंदर उसकी बाउंड्री वॉल होनी चाहिए, उसके मेन बुलेवार्ड्स होने चाहिए, उसके अंदर कम से कम जो स्ट्रीट्स हैं उनकी विड्थ 30 फीट होनी चाहिए, कम्युनिटी सेंटर लाजमी रिक्वायर्ड है, स्कूल लाजमी रिक्वायर्ड है, हॉस्पिटल की प्रीमिसेस बना के देनी होती है, 11% से 16% ग्रीन एरियाज उसने क्लाइंट के लिए वहाँ पे सोसाइटी ने छोड़ने हैं, कम्प्लीटली सोसाइटी बाउंड्री वॉल होनी चाहिए, उसकी अपनी सिक्योरिटी और सर्विलेंस का सिस्टम मौजूद होना चाहिए, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, ठीक है, सेवरेज, यूटिलिटीज़ के तमाम कनेक्शन, ग्रीन बेल्ट्स, कमर्शियल्स, ये बेसिक नीड्स हैं जो कि अब ग्रैंड मॉस्क, सॉरी मैं भूल गया, तो ये बेसिक नीड्स हैं जो कि आपको LDA अप्रूव्ड सोसाइटी में जाने से मिलती हैं, क्योंकि वो जो डेवलपर है जो सोसाइटी को बना रहा है वो एज पर LDA लॉ वो बाउंड है कि उसने उन पैरामीटर्स को जहन में रखते हुए और उनको मलूज़े खाते रखते हुए अपने प्रोजेक्ट को डिलीवर करना है। बिल्कुल ठीक है। तो इससे फायदा क्या होता है कि आप एक ऐसी कम्युनिटी में मूव कर जाते हैं जहाँ पे आपको एक स्टैंडर्ड स्ट्रीट्स की विड्थ मिल रही है, एक स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है जो कि बिलो द ग्राउंड भी है और अबव द ग्राउंड, दोनों चीज़ों में वो कंप्लीटेड है और स्टैंडर्ड्स के ऊपर है। इससे होता क्या है कि इस तरह के रियल स्टेट के पोर्शन की, प्लॉट की या लैंड की वर्थ में डाउन द रोड प्रॉफिट या इजाफा होता जाता है और वो एस्केलेट होती है प्राइस, और उसके ऊपर जो बाइंग प्राइस और एट द टाइम सेलिंग प्राइस के डिफरेंस में जो जिस चीज़ को हम प्रॉफिट कहते हैं आप वो चंक इंजॉय कर सकते हैं। अगर कोई एंड यूज़र है उसको ये पता होता है कि सोसाइटी के अंदर ये सारी बेसिक्स नेसेसिटीज़ ओवर एंड अबव मौजूद हैं, तो उसने जब अपना घर बनाना है, रिहाइश रखनी है वहाँ पे, तो उसकी नीड्स का ख्याल सोसाइटी खुद कर रही है और अप्रूव जगह में है। और इससे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जितने भी LDA अप्रूव प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी रजिस्ट्री आप अपने नाम पे करवा सकते हैं, ठीक है, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है।
कि कोई ऐसा क्लाइंट है कि जो चाहता है पीस ऑफ माइंड के लिए या अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव करने के लिए वो अपना लेटर ऑफ पोजेशन अपने डेवलपर से ले और एलडीए के ऑफिस में चला जाए और वहाँ से उसका चालान इशू करवा के उसको अपने नाम पे रजिस्ट्री करवा सकता है। ठीक है, तो ये है। इसके अलावा अगर मेगा स्ट्रक्चर जब टाउन्स और जो सिटीज़ हैं वो एक्सपैंड करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक्सपैंड करता है। एलडीए अप्रूव्ड सोसाइटी मास्टर प्लान का हिस्सा होती है, तो आगे किसी भी टेन्योर के अंदर गवर्नमेंट जब भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अप्रूव कर रही होती है तो वो ये चीज़ सबसे पहले कंसिडर करती है कि इस एरिया में अप्रूव्ड सोसाइटी कौन कौन सी हैं और क्या वे मिल सकता है। फॉर एग्जांपल एक सोसाइटी है कि उसको वो गवर्नमेंट प्लान करती है कि जी एक नया रोड बुलेवार्ड निकाला जाए बड़े लेवल का, और वो देखेगी कि इस बुलेवार्ड के लेफ्ट और राइट और सामने वाली साइड के ऊपर कहाँ कहाँ अप्रूव प्रोजेक्ट्स हैं। जहाँ वो अप्रूव प्रोजेक्ट्स होंगे वो उसको अपने बुलेवार्ड को रीराउट करना पड़ेगा और उनकी एक्सेसिबिलिटी को वो रोक नहीं सकती। कंपैरेटिवली अगर अनअप्रूव्ड एरियाज होंगे तो वो जहाँ से सरकार चाहेगी वो सड़क गुजार देगी, वो किसी की मलकियत नहीं है, किसी के उसके ऊपर रजिस्ट्री नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया। मान साहब बड़ा अच्छा एलडीए के मामले में भी आपसे सेशन रहे इस मामले में, और काफ़ी चीज़ें मुझे भी सीखने को मिली हैं और उम्मीद करता हूँ क्लाइंट्स को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा एलडीए से प्रूफ प्लेयर्स के वाले से। अच्छा, हमारे पास दो लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा क्योंकि टाइम शॉर्ट है, लोग भी देख रहे हैं। अच्छा, इसमें नुमान साहब ये बताइएगा कि मिस हयात खान है और उनका क्वेश्चन है कि लाहौर के अंदर रहते हुए सबसे बेस्ट इसकी जो बेल्ट है रियल एस्टेट के मामले में कौन सी बेल्ट पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? ये तो बड़ा ही वो काफ़ी मुझे लग रहा है कि इन्फॉर्म हैं और वर्किंग भी शायद उन्होंने की भी है, या बड़ा बहरहाल टेक्निकल सवाल है। और वैसे आप लिंक में मेरी एक रीसेंट वीडियो भी शेयर कर दीजिएगा, मैंने इसके ऊपर कंप्लीट एक वीडियो की है। हमारा जो सर्वे है और जो एनालिसिस है और जो हमने रेट्स को मॉनिटर हम कर रहे हैं उसमें हमने ये कंक्लूड किया है कि जो रायविंड रोड का बेल्ट है इस वक्त ये सबसे ग्रोइंग बेल्ट है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की गुंजाइश मौजूद है, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम हो रहा है और यहाँ पे ऑलरेडी रियल एस्टेट के मॉडरेट लेवल से लेके और बड़े ब्रांड्स जिनको आप काउंट करते हैं वो ऑलरेडी मूव हो चुके हैं। यहाँ से कम्यूट यानी जिसको आप फासला कहते हैं शहर की तरफ आना और जाना वापस, ये दो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। इसकी अप्रोच बहुत अच्छी है, बड़े रोड्स अवेलेबल हैं और इन रायविंड रोड की सराउंडिंग एरिया के अंदर तमाम बड़े ब्रांड्स, एजुकेशनल नीड्स, मेडिकल नीड्स, आपकी ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स और आपकी मैन्यूवरेबिलिटी, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मोर देन इनफ है और फर्दर इन्हांस भी हो रही हैं। तो मैं तो डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा मेरे इतने एक्सपीरियंस के अंदर कि आई डोंट थिंक सो कि लाहौर के अंदर रायविंड रोड से इस वक्त कोई मोस्ट ग्रोइंग बेल्ट है रियल एस्टेट के रिटर्न्स या प्रॉफिट्स के हवाले से, और सारे बड़े ब्रांड्स भी इस रोड के ऊपर मौजूद है। माशाल्लाह ज़बरदस्त। चलें वहाँ से काफ़ी हद तक इजाफा हुआ। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है कि प्री लॉन्चिंग रेट्स क्या होते हैं? हाँ, प्री लॉन्चिंग रेट्स क्या होते हैं? देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट जब चाहे वो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, जब भी डेवलपर की तरफ से पहला पेमेंट प्लान दिया जाता है उस चीज़ को हम कहते हैं प्री लॉन्च रेट्स। ठीक है, वो कई केसेस के अंदर बड़े लिमिटेड उसके अंदर टाइम स्लैब भी डेवलपर लगा देता है कि ये 15 दिन के लिए या महीने के लिए या 2 महीने के लिए, उसके बाद वो अपना पेमेंट प्लान रिवाइज कर देता है। तो उस जब रिवीजन होती है पेमेंट प्लान की, जो सेकंड पेमेंट प्लान होता है वही चीज़ के ऊपर उन रेट्स के ऊपर आपको चीज़ मिल रही होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप इन्वेस्ट करें कोशिश आपने करनी है कि प्री लॉन्च के ऊपर कोई भी चीज़ एक्वायर करें, क्योंकि 1 या 2 दफ़ा तो पेमेंट प्लान रिवाइज होना ही होना है। ठीक है, एक प्लॉट आपने 10 लाख का ले लिया प्री लॉन्च के रेट के ऊपर पेमेंट प्लान पे, और 3 महीने बाद वो रिवाइज हो गया उसका पेमेंट प्लान और उसकी कीमत हो गई 12 लाख रुपए। सेम प्लॉट साइज, सेम लोकेशन, सेम ब्लॉक, सेम सोसाइटी, तो आपको इन्वेस्ट करते साथ ही 3 महीने के अंदर आपको 2 लाख रुपए का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल गया। ठीक है, यानी अब ऑटोमेटिकली डेवलपर जो चीज बेच रहा है वो 12 लाख की है, तो आपकी जो प्लॉट की वर्थ है वो भी 12 लाख हो गई। आपने 2 लाख रुपए उसके अंदर फौरी तौर पे गेन ले लिया। और दूसरी चीज जो आप के किसी क्लाइंट ने या नहीं पूछा या कोई चीज, लेकिन मैं अपनी तरफ से ये एक प्रोफेशनल एडवाइस देना चाहूंगा कि कोई भी चीज रियल एस्टेट की खास तौर पे प्रोडक्ट जो कि ऑन के ऊपर लॉन्च हो, मैं उसको बिल्कुल भी इनकरेज नहीं करता, अपने क्लाइंट्स को बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करता, क्योंकि वो एक ऐसा बबल है कि जो एक मार्केट के खास महदूद लोगों के लिए वो बनाया होता है और वो बबल डाउन द रोड किसी भी वक्त बर्स्ट हो जाता है।
ठीक है। तो बजाय इसके कि आप प्रॉफिटेबिलिटी में जाएं, आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते साथ ही लॉस के अंदर आ जाते हैं, नेगेटिव के अंदर आ जाते हैं। तो कभी भी आप कोई प्रोडक्ट बाई करने हैं, कोशिश करें कि प्री लॉन्च पे आपने बाई करनी है और ऑन के ऊपर आपने बाइंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। और इजाज़ साहब कोई चीज आप सर जज़ाकल्लाह, और बड़ा अच्छा सेशन रहा आपके साथ, काफी आपने टाइम निकाला, काफी हद तक इसमें क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। और अगर आप लोगों का भी कोई सवाल है इससे मुताल्लिक, आप कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि मैं हर बंदे के कमेंट का उसमें रिप्लाई करूं। बाकी नुमान साहब से इंशाल्लाह हम दोबारा मीटिंग भी करेंगे इस मामले में। नुमान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें। ऑलवेज वेलकम। और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे ग्लोब स्टेट एंड बिल्डर्स के तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो, हर अपडेट आप तक मिलती रहे। अगली वीडियो तक के लिए जी अल्लाह हाफिज। आज की सरमायाकारी, कल का मुनाफा।